देखो, फ्रिक्शन शुरू करने से पहले एक आपको टॉपिक समझना पड़ेगा, आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति जिसे आप कहते हो। देखो, आपेक्षिक गति में होता क्या, जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु के अपेक्षा दूसरी वस्तु क्या करे, गति करे। अच्छा, जानते हो गति के दौरान दोनों के बीच में अगर दूरी में परिवर्तन होता है, दूरी चाहे बढ़े चाहे घटे, तो फिर कहा जाएगा दोनों के बीच में अपेक्षिक गति हो रही है। लेकिन अगर गति के दौरान दोनों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भले वो गति करते रहें, वहां पे अपेक्षिक गति नहीं कही जाएगी। मान लो दोनों हमारी थैली यहां पे है ऐसे, ठीक। अब इसको हमने रोक लिया, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं। अब देखो गति हो रही है, बीच की दूरी में क्या परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, मतलब अपेक्षिक गति हो रही है। इसको हम इधर लेके आए, बीच की दूरी में क्या कमी हो रही है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, मतलब अपेक्षिक गति हो रही है। इसको हमने रोक लिया, इसको लेके गए, इसको पास में लेके आए, तो भी गति के दौरान बीच की दूरी में क्या परिवर्तन हुआ, अपेक्षिक गति हुई। या इसको रोक के हम ऊपर लेके गए ऐसे या ऐसे, बीच की दूरी में क्या परिवर्तन हुआ, अपेक्षिक गति हुई, ठीक। लेकिन अगर दोनों हथेली को ऐसे करके और अगर हम ऐसे ऊपर लेके जाएं या ऐसे नीचे लेके जाएं या फिर ऐसे लेके जाएं या फिर ऐसे लेके आए, आप देखो गति दोनों हाथ कर रहा है, दोनों हथेली कर रही है, लेकिन बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अपेक्षिक गति नहीं हो रही है। तो आप यूं कहोगे कोई भी दो वस्तुएं हैं, अगर गतिमान है, कोई एक गतिमान है या फिर दोनों गतिमान है, और गति के दौरान अगर बीच की दूरी में परिवर्तन हुआ तो अपेक्षिक गति कहलाएगी, और अगर बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ तो अपेक्षिक गति नहीं कही जाएगी। घर्षण समझने के लिए अपेक्षिक गति का होना जरूरी है। अगर अपेक्षिक गति होगी तो ही फ्रिक्शन या घर्षण कार्य करेगा, और अगर अपेक्षिक गति नहीं होगी तो घर्षण कार्य नहीं करेगा, ठीक। अब रही बात घर्षण होता क्या चीज है, जानते हो, जब कोई एक वस्तु है उस पर कोई दूसरी वस्तु को हम रखते हैं, या दो वस्तुओं के तल परस्पर संपर्क में आते हैं और उनके मध्य अपेक्षिक गति होती है, तो अपेक्षिक गति के दौरान उनके तलों के स्पर्शीवत एक बल कार्य करता है, जो कि अपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है, और इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक। अब रही बात है घर्षण बल लगता क्यों है, आपको बताएं। कोई भी वस्तु है, उसका जो सरफेस है वो देखने में कितना ही स्मूथ क्यों ना लगे, स्मूथ मींस क्या, चिकना, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होती है, खुरदरापन जरूर होता है। समझाने के लिए आपको बताएं, जानबूझ के हमने काफी खुरदरा पिंड यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखना इसमें, जैसे यहाँ पे एक पिंड हमने ये लिया, अब देखो ईटा, ब्रिक, जैसे मकान वकान बनता, ठीक है। अब देखो इसका सरफेस क्या खुरदरा है, रफ है, ठीक। इसमें जगह जगह पे क्या उभार हैं और जगह जगह पे इस पे क्या गड्ढे हैं, तभी तो खुरदरा कहा जा रहा है। तो जहां जहां पे उभार है उसको हम हिंदी में बोलते हैं शिखर, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, और जहां जहां पे गड्ढे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक। उसी प्रकार से कोई दूसरा पिंड हमने लिया, ये मान लो उसमें भी जगह जगह पे उभार है, जगह जगह पे क्या गड्ढे हैं, उभार को क्या बोलोगे, शिखर बोलोगे, क्रस्ट बोलोगे, गड्ढों को क्या बोलोगे, ट्रफ बोलोगे, ठीक है। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को हमने ऐसे रखा, ठीक। तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो जानते हो इसके कुछ शिखर इसके गर्त में, मतलब इसके गड्ढों में क्या फंस जाएंगे, और उसी प्रकार इसके कुछ शिखर इसके गर्त या इसके गड्ढों में क्या होगा, फंस जाएंगे। और इस प्रकार आप जानते हो इसके कुछ शिखर, हम ये नहीं करे सब, इसके कुछ शिखर इसके गर्त में और इसके कुछ शिखर इसके गर्त में आपस में क्या फंस गए, और फंस के एक दूसरे को क्या जकड़ से लिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम चलाने की कोशिश करते हैं, मान लो इसको हमने रोक लिया, इसको हम इधर चलाते हैं, मतलब कि अपेक्षिक गति कराने का प्रयास करते हैं, तो शिखर और गर्तों के आपस में फंसे होने के कारण अपेक्षिक गति का यहां पे क्या विरोध होगा, और जो बल उसका विरोध करेगा उसी बल को हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल। एक डायग्राम के माध्यम से उसको हम क्लियर कर रहे हैं। यहां पे एक हमने पिंड लिया, उसका नाम क्या, बी, ठीक। एक दूसरा पिंड उसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे, और इसका नाम क्या, ए। आप देख रहे हो जानबूझ के इसको हमने टेढ़ा मेढ़ा बनाया ताकि आप शिखर गर्त को बेहतर आप समझ पाओ। शिखर मीन्स क्या, उभार, जहां उभरा हुआ है, और गर्त मीन्स क्या, जहां पे गड्ढा है। आप देखो इस डायग्राम में, ऊपर ब्लैक वाले डायग्राम में यहाँ पे आपका उभरा हुआ है, यहाँ पे उभरा हुआ है, तो हमने बगल में क्या लिखा, शिखर या क्रस्ट, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, धंसा हुआ है, उसको हमने क्या लिखा, गर्त। और जो चीज यहाँ पे समझाई जा रही वो चीज पूरे सरफेस में हर तरफ है, ठीक। पिंड ए को पिंड बी पे रखा, तो आप डायग्राम में आप देख पा रहे होगे, पिंड ए के निचले तल के कुछ शिखर बी के कुछ गर्त में फंस गए, और बी के कुछ शिखर ए के कुछ गर्त में फंस गए, ठीक। इस प्रकार से कुछ इसके शिखर इसके गर्त में, कुछ इसके शिखर इसके गर्त में फंस के आपस में एक दूसरे को क्या जकड़ से लिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर इसको हम चलाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत बल लगाएंगे, तो निश्चित रूप से शिखर और गर्तों के आपस में फंसे होने के कारण हमारे द्वारा लगाए गए बल का यहाँ पे क्या विरोध होगा, और उसी विरोधी बल को आप क्या बोलोगे, घर्षण बल। घर्षण बल क्या करता है, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। आप हमसे कह सकते हो कि ये तो आपने खुरदरा पिंड लिया, अगर चिकना पिंड लें तो एक जानकारी आपको दें, कोई भी वस्तु पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, या पूरे ब्रह्मांड में आप कह लो, ना तो कोई आदर्श चिकना पिंड है और ना कोई आदर्श खुरदरा पिंड है, ठीक। जिसमें चेहरा देख के आप घर से बाहर निकलते हो, दर्पण, आपको लगता होगा इससे चिकना क्या होगा।
जबकि आपको वास्तविकता बताऊं उसके भी सरफेस को अगर आप किसी बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप, हम नाम ले लें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपका उसका जो सरफेस है वो आपका इसी टाइप का दिखाई पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिरर के सरफेस को अगर हम देखते हैं तो। ठीक, तो जो थ्योरी आपने यहां पे देखी, कोई भी वस्तु आपका आदर्श चिकना पिंड पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ना आदर्श खुरदरा पिंड पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे कोई खुरदरा पिंड आप लेके आपने कहा सर देखिए बहुत ज्यादा खुरदरा, इससे ज्यादा खुरदरा हो नहीं सकता, हम उस पर क्या करेंगे, गड्ढा और बना देंगे, लो और खुरदरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहां पे देखना कि कोई भी वस्तु है देखने में कितना स्मूथ क्यों ना लगे, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रफनेस अवश्य होती है, मतलब खुरदरापन अवश्य होता है, मतलब तमामों शिखर वगैरह तो उसके अंदर क्या अवश्य होते हैं। और जब एक वस्तु के संपर्क में दूसरी वस्तु आती है, दोनों के तल आपस में संपर्क में आते हैं, तो एक के शिखर दूसरे के गर्त में व दूसरे के कुछ शिखर पहले के गर्त में आपस में फंस के एक दूसरे को क्या जकड़ से लेते हैं। और जब अपेक्षित गति कराने के लिए हम क्या बल लगाते हैं, तो शिखर और गर्तों के आपस में फंसे होने के कारण वहां पे अपेक्षित गति का क्या विरोध हो जाता है। इस विरोधी बल को आप क्या बोलते हो, घर्षण। और इस नेचर को, इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, घर्षण। और इस विरोधी बल को आप क्या बोलते हो, घर्षण बल। ठीक, अब रही बात फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जानते हो कितने प्रकार का, बेसिकली आपका फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक आपका स्टैटिकल फ्रिक्शन और दूसरा डायनामिक फ्रिक्शन। सामने आप देखना फ्रिक्शन, ठीक, इधर स्टैटिकल फ्रिक्शन, इधर डायनामिक फ्रिक्शन। इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, स्थैतिक घर्षण, इसको आप क्या बोलोगे, गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण की भी दो वैरायटी है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप क्या बोलोगे, सर्पी घर्षण, और रोलिंग फ्रिक्शन को आप क्या बोलोगे, लोटनिक घर्षण। पहले तो जानकारी आपको दें, जो स्थैतिक घर्षण है ये तब कार्य करेगा जब दो वस्तुओं के तल परस्पर संपर्क में हो, अपेक्षित गति का प्रयास कराया जा रहा हो लेकिन अपेक्षित गति ना हो रही हो। अगर अपेक्षित गति नहीं हो रही है उस समय जो घर्षण कार्य करेगा उसको आप क्या बोलोगे, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिकल फ्रिक्शन। और जिसमें अपेक्षित गति हो रही होगी उस समय जो फ्रिक्शन या घर्षण कार्य करेगा उसको आप क्या बोलोगे, डायनामिक फ्रिक्शन, या फिर आपका हिंदी में गतिक घर्षण, जो कि जिसकी दो वैरायटी आपने देखी। जानते हो अगर एक वस्तु के ऊपर या एक पिंड के ऊपर दूसरा पिंड अगर फिसलते हुए चल रहा है तो वहां पे जो घर्षण कार्य करेगा उसको आप क्या बोलोगे, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर एक तल पर कोई दूसरा वस्तु लुढ़कते हुए चल रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे लोटनिक घर्षण। ठीक, इसकी तुलना में इसका मान बहुत कम होता है, या इसकी तुलना में इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। अगर आपसे हम कहें, मान लो भरा सिलेंडर है, ठीक, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो उसका तीन तरीका, एक तरीका तो हाथ में उठाया टांग के लेके चले गए, वहां तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं कार्य किया। एक दूसरा तरीका है उसको हल्का सा झुकाया और घसीटते हुए लेके जा रहा है, जमीन पर निशान बनता चला जा रहा है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन कार्य करेगा वो ये फ्रिक्शन होगा, सर्पी घर्षण। और एक तरीका और है, सिलेंडर को वहीं पे लिटा दिया और लात मार मार के उसको ढकेल के लेके जा रहे हैं, ठीक है, उस समय जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो आपका लोटनिक घर्षण कहलाएगा या फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। अगर आपसे पूछें कि सिलेंडर को लेके जाना है, बताओ कौन सा तरीका आप अडॉप्ट करोगे, गोद में उठा के टांग के लेके जाने वाला, या घसीट के लेके जाने वाला, या लिटा के लात मार मार के लुढ़का के लेके जाने वाला। तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर यही इसी तरीके से हम लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम मेहनत लगेगी, इसकी तुलना में यहाँ पे क्या ज्यादा मेहनत लगेगी। और टांग के लेके जाओगे तब तो सबसे ज्यादा ही मेहनत लगेगी, शायद अकेले आप उठा भी ना पाओ, दो लोग मिलकर उसको उठा के लेके जाओ। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, किन्हीं भी दो वस्तुओं के तल परस्पर संपर्क में हो, अपेक्षित गति का प्रयास किया जा रहा हो लेकिन अपेक्षित गति ना हो रही हो, उस समय जो घर्षण कार्य करेगा वो स्थैतिक घर्षण कहा जाएगा। और अगर मान लो कोई दो वस्तु परस्पर संपर्क में है, अपेक्षित गति हो रही है, तो अगर गति हो रही है तब जो घर्षण कार्य करेगा वो गतिक घर्षण कहलाएगा, डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और उसकी दो तरीके आपके हुए, एक आपका यहाँ पे स्लाइडिंग और दूसरा आपका लोटनिक, यानी कि घसीट के लेके गए, घिसटते हुए लेके गए, ठीक है, सरकाते हुए लेके गए तो फिर आपका सर्पी घर्षण कहलाएगा, और लुढ़काते हुए लेके जाओगे तो फिर आपके यहाँ पे क्या, लोटनिक घर्षण कहलाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, इसी में एक वैरायटी आपको और मिलेगी, आपको सीमांत घर्षण, जिसका भी हमने नाम नहीं लिया। आपको समझाएं, सीमांत घर्षण कोई अलग से घर्षण नहीं है। स्थैतिक घर्षण ये जो आपने देखा स्टैटिकल फ्रिक्शन, इसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या हिंदी में दूसरा नाम है चरम घर्षण। ये तब कार्य करता है जब पिंड चलता नहीं है लेकिन चल देने ही वाला होता है, उस समय जो घर्षण कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण कोई अलग से घर्षण नहीं है, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिकल फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या उसी को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। इन तीनों घर्षण को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सामने आप देखना एक टेबल है, ठीक, टेबल पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, और वस्तु के किनारे आपका यहाँ पे क्या हुक लगा हुआ है, एक हमने डोरी बांधी हुई है, और यहाँ पे आप मान लो खड़े हो, अपनी फोटो पसंद आई होगी तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक, यहाँ पे आप खड़े हो, ध्यान से सुनना,
मान लो यहां पे तो समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 न्यूटन तक का बल लगाएंगे और इसी में आपको तीनों घर्षण आपको समझाएंगे। अब देखना, मान लो आपने 1 न्यूटन का बल लगाया इधर की ओर, देखना इधर की ओर कोई आपने बल लगाया कैपिटल एफ और कितना 1 न्यूटन, ठीक। तो जब आपने 1 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, पिंड नहीं चला। फिर आप सोचने लगे हमने 1 न्यूटन का बल लगाया, पिंड चला क्यों नहीं? किसी न किसी ने तो विरोध जरूर किया। अब आप दिमाग दौड़ाने लगे, कौन विरोध कर सकता है? आपके दिमाग में आया कि पिंड का भार mg नीचे कार्य कर रहा है, शायद इसने विरोध किया होगा। आप पहुंचे इसके पास तुरंत हिसाब किताब करने कि भाई 1 न्यूटन का हमने बल लगाया था, पिंड नहीं चला, क्या तुमने तो विरोध नहीं किया? ये तुरंत जवाब देगा, देखो हम नीचे लग रहे हैं, ठीक, इसलिए हम विरोध कर नहीं सकते। नंबर 1 बात, क्योंकि तुम्हारा विरोध करने के लिए हमको उधर, तुम्हारा विरोध करने के लिए उधर बल लगना चाहिए, हम तो नीचे लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम नीचे लग रहे हैं और आप जानते हो किसी भी वेक्टर का उसके अवलंबवत दिशा में कोई घटक नहीं होता, ठीक। तो अगर आपका mg नीचे कार्य कर रहा है तो इसका कोई भी कंपोनेंट ना तो इधर कार्य करेगा ना उधर कार्य करेगा। ये mg ना तो इसकी सहायता कर सकता है घसीटने में और ना इसका विरोध कर सकता है। mg ने जवाब दिया कि हम नहीं, हम बेगुनाह, जाओ किसी और से बात करो, ठीक। फिर आप पहुंचे यहाँ पे r के पास। r के अवलंबी प्रतिक्रिया, पिंड का भार mg ने नीचे कार्य करेगा, पिंड का जो भार mg होगा, mg बल से पिंड मेज के तल को नीचे की ओर दबाएगा तो मेज उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा किधर, ऊपर की ओर। और आप जो भी जानते हो परिमाण में r और mg दोनों क्या बराबर होंगे, दिशा में परस्पर विपरीत होंगे, तभी तो इनका परिणामी 0 है, तभी तो पिंड ना ऊपर भाग रहा ना नीचे आपका जा रहा है, ठीक। फिर आप पहुंचे यहाँ पे r के पास, वही क्वेश्चन, हमने 1 न्यूटन का बल लगाया, पिंड नहीं चला, क्या तुमने तो विरोध नहीं किया? ये भी वही जवाब देगा कि देखो हम ऊपर लग रहे हैं, तुम्हारा विरोध करने के लिए उधर बल लगना चाहिए, हम ऊपर लग रहे हैं, हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमारा कोई घटक भी विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके अवलंबवत दिशा में कोई घटक नहीं होता, हम बेगुनाह हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, पिंड चला नहीं, ये तय है, इसका मतलब कि किसी ने विरोध किया। तो हो ना हो निश्चित रूप से वो कौन बल हो सकता है? आपका घर्षण बल। वही जो हमने आपको समझाया, शिखर गर्तों के आपस में फंसे होने के कारण अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। वही घर्षण बल है ये, ठीक। अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने मान लो 2 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, नहीं चला पिंड अभी भी। इसका मतलब क्या हुआ कि घर्षण बल भी बढ़ के कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया, तभी तो परिणामी 0 हुआ, पिंड नहीं चला। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मान लो आपने 3 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, और बढ़ाया, आप चलाना चाहते हो ना, पिंड अभी भी नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ कि घर्षण बल भी बढ़ के कितना हो गया? 3 न्यूटन, ठीक। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आया वो 3 न्यूटन हो ही गया है, लाओ चुपके से हम इसको 2 न्यूटन कर दें, ठीक। वो जान भी नहीं पाएगा, वो 3 रहेगा, हम 2 कर देंगे, तो हो सकता है पिंड उधर ही चलना शुरू कर दे। आप बताओ क्या ऐसा संभव है? नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या, जितने चुपके से आप 3 से 2 करोगे उतने चुपके से ये भी आपका क्या होगा? 3 से 2 हो जाएगा, पिंड नहीं चलेगा। अच्छा, फिर आपने क्या किया? बढ़ाया, मान लो आपने 3.5 न्यूटन लगाया, 3.5, पिंड नहीं चला। इसका मतलब ये भी बढ़ के कितना हो गया? 3.5 हो गया, ठीक। फिर आपने बढ़ाया, मान लो 4 न्यूटन किया, पिंड नहीं चला। इसका मतलब ये भी बढ़ के कितना हो गया? 4 न्यूटन हो गया। मान लो आपने 4.5 न्यूटन किया, पिंड नहीं चला। इसका मतलब क्या, ये भी बढ़ के कितना हो गया? 4.5 न्यूटन हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने बल का मान थोड़ा और बढ़ाया, आप देखना, ठीक। मान लो आपने इसको 5 न्यूटन कर दिया, ठीक। आप सुनो, तो 5 न्यूटन पे पिंड चला तो नहीं, लेकिन हल्का सा हिल के रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी पिंड के चलने का विरोध हुआ, क्योंकि पिंड चला नहीं लेकिन हल्का सा हिल के रह गया, ठीक। इसका मतलब कि अगर आपने 5 किया तो ये भी बढ़ के कितना हो गया? 5 न्यूटन हो गया, ठीक। और जब तनिक से अधिक किया तो पिंड आपका इधर की ओर सरकना, रेंगना, घिसटना, जो भी कह लो, शुरू कर दिया, ठीक। तो आप ध्यान से देखना, 5 न्यूटन पे पिंड चला नहीं था, हल्का सा हिल के रह गया, तसल्ली दिया कि बस अभी चल देंगे, लेकिन चला नहीं। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये भी बढ़ के कितना हो गया? 5 न्यूटन। और जब तनिक से अधिक हुआ तो इधर सरकना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? घर्षण बल का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 5 न्यूटन। और जब 5 से तनिक से अधिक किया, पिंड इधर सरकना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि घर्षण बल का मान 5 न्यूटन से अधिक नहीं बढ़ पाया। तो 1 न्यूटन से लेकर 5 न्यूटन तक जब तक आपका बल, आपका यहाँ पे घर्षण बल आपका होता रहा, तब तक पिंड आपका चला नहीं था। तो 1 न्यूटन से लेकर 5 न्यूटन तक जितना आपने बल लगाया, सारे के सारे बल क्या कहलाएंगे? स्थैतिक घर्षण कहलाएंगे, स्टैटिकल फ्रिक्शन कहलाएगा, जिसका अधिकतम मान कितना है? 5 न्यूटन। और इसी 5 न्यूटन को आप क्या बोलोगे? सीमांत घर्षण या चरम घर्षण, या अंग्रेजी में क्या बोलोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको समझाएं, यहां पे आप सोच रहे हो कि अभी हमने समझाया कि 5 न्यूटन पे पिंड चला तो नहीं, हल्का सा हिल के रह गया, लेकिन चला नहीं। आप पूछोगे ये कैसे संभव है, हिल के रह गया, चला नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कहीं इंटीरियर, कहीं जगह पे, गांव देहात की तरफ कहीं आपको जाना है, जाने के लिए सरकारी बस या कोई मतलब अच्छी सुविधा नहीं है, छोटे छोटे टैक्सी वाले आपके हैं, वही मान लो जाते हैं, टैक्सी स्टैंड है, वहां पे आप गए, ठीक है। अब जैसे टैक्सी स्टैंड पे आप पहुंचे,
वो टैक्सी वाला तुरंत आपको आवभगत करके गाड़ी में बिठा लेगा, पहली सवारी आप हो, ठीक है। अब आप उससे बोलो कि भाई जल्दी हमको पहुंचाओ, वो कहेगा बस तुरंत अभी चल दिए, ठीक। उधर उसके वर्कर लगे हैं, सवारी बुला रहे हैं, उसके अंदर गाड़ी में क्या भर रहे हैं, ठीक। फिर आप वहां पे थोड़ा सा टाइम बीतेगा, जब झल्लाओगे जल्दी चलो, ठीक है, आपको इशारा करेगा, आके ड्राइवर आके आपका सीट पे क्या बैठ गया, आप भी समझोगे सीट पे बैठ के अब चलेगा तो है ही है, लेकिन वो चलेगा नहीं जब तक पूरी गाड़ी उसकी भर नहीं जाएगी। उसके वर्कर लगे हैं, सवारी ढोढ़ो के ला रहे हैं, भर रहे हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। फिर आप मान लो थोड़ा टाइम बीता, फिर आपने झल्लाया कि हमको देर हो जाएगी, हमको जल्दी पहुंचना है, जल्दी तुम चलो, ठीक है। ड्राइवर क्या करेगा, गाड़ी स्टार्ट कर देगा। अब आपको लगा गाड़ी तो स्टार्ट होगी, अब तो चलेगा है ही है, वो खाली स्टार्ट किए, खाली एक्सीलरेटर आपको वहां क्या बढ़ाए घटाए है, गाड़ी आवाज कर रही है, उसके वर्कर लगे सवारी ढोढ़ो के ला रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। फिर अब जब ज्यादा झल्ला होगी कि हमको देर हो जाएगी, जल्दी चलो, थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ा देगा। आपको लगा अब तो गाड़ी चली दी है, लेकिन चली नहीं हो, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर ब्रेक मार देगा वो, ठीक। कुछ भी आपका मतलब खुराफात करना शुरू कर देगा, तमाकू खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पान मसाला खा रहा है, टाइम पास कर रहा है केवल, और वर्कर लगे हैं आपका सवारी ढूंढो के ला रहे हैं और गाड़ी के अंदर बैठा रहे हैं, ठीक है। वो गाड़ी तभी चलेगी जब सारी सवारी भर जाएगी, आप लाख चिल्लाते रहो, ठीक। तो जो ड्राइवर जो एक्टिविटी कर रहा है ना कि ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया, या फिर आपका गाड़ी वहां पे क्या स्टार्ट कर दिया, थोड़ा आगे बढ़ाया, ब्रेक मार दिया, पिछाड़ भी लाया, वो खाली आगे जो चला रहा, क्यों आपको तसल्ली दे रहा है, बस अभी चल दिए, लेकिन वो चलेगा तब तक नहीं जब तक कि पूरी सवारी उसकी गाड़ी के अंदर भर नहीं जाएगी। वही स्थिति आपकी सीमांत घर्षण की है। सीमांत घर्षण की अवस्था में पिंड चलता नहीं है, हल्का सा हिल के रह जाता है, ऐसा आभास कराता है बस अभी चल दिए, लेकिन चला नहीं, ठीक है। इसीलिए सीमांत घर्षण आप जानते हो, स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को आप क्या बोलते हो, सीमांत घर्षण कहते हो, ठीक। ये आपने सीमांत घर्षण देखा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका और हिंदी में दूसरा नाम भी चरम घर्षण, ठीक है। और जब पिंड आपका इधर सरकना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, तो जब चलना शुरू कर देगा उस समय जो घर्षण कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण या डायनामिक फ्रिक्शन, जो आपने इधर देखा यहाँ पे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे घिसटते हुए चलेगा तो फिर जानते हो वहां पे क्या, सर्पिक घर्षण कहलाएगा, अगर लुढ़कते हुए चले तो ये कहलाएगा। ये तो था घर्षण का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हम चलते हैं घर्षण से संबंधित कुछ नियम, जैसे स्थैतिक घर्षण आपने देखा, सीमांत घर्षण देखा। एक बार फिर आपको दिलाएं, सीमांत घर्षण कोई अलग से घर्षण नहीं है, स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को आप क्या कहते हो, सीमांत घर्षण कहते हो। और एक आपने वहां पे क्या, गतिक घर्षण देखा, ठीक। तीनों के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको दिखाएं, आप समझना। जैसे स्थैतिक घर्षण के नियम, यदि दो पिंड परस्पर संपर्क में हो तो संपर्क बिंदु पर घर्षण की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में संपर्क बिंदु चलता है अथवा चलने की प्रवृत्ति रखता है। सीधी सी बात कहा जा रहा है, जिधर आप चलाने की कोशिश करोगे घर्षण बल उसके उल्टी दिशा में लगेगा, पहला नियम, ठीक। अच्छा, दूसरा नियम यहाँ पे, संतुलन की दशा में घर्षण का परिमाण केवल इतना ही होता है जो पिंड के गति को रोकने के लिए पर्याप्त हो। इन दोनों बातों को आपने देखा, जब एक लगाया तो एक लगा, दो लगाया तो दो लगा, तीन लगाया तो तीन लगा, और जब ये तीन हुआ चुपके से हमने ढाई किया तो वो भी चुपके से ढाई हो गया। उसी बात को कहा जा रहा है दूसरे नियम में, ठीक है, कि संतुलन की दशा में घर्षण का परिमाण केवल उतना ही होता है जो पिंड के गति को रोकने के लिए पर्याप्त हो। ये दोनों नियम आपके यहाँ पे स्थैतिक घर्षण के नियम हो गए। अब सीमांत घर्षण का नियम, जिसको आप चरम घर्षण का नियम भी कह सकते हो, या इंग्लिश में लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हो, सीमांत घर्षण का नियम। तो सीमांत घर्षण के तीन नियम, जिसमें पहला नियम क्या है, घर्षण गुणांक की परिभाषा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जिस किसी नाम से आप पुकारो, म्यू से इसको लिखते हैं। घर्षण गुणांक क्या होता है, आप देखना, सीमांत घर्षण बल कैपिटल एफ। भाई सीमांत घर्षण बल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिंड आपका चल देने ही वाला है, चल नहीं रहा है, चल देने ही वाला है, ठीक है। तो ऐसी दशा में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको आप क्या बोलोगे, सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल, ठीक। जो मैं एग्जांपल 1 2 3 4 5 वाला दिया था उसमें 5 न्यूटन क्या है, सीमांत घर्षण बल है। तो ऐसी कंडीशन में सीमांत घर्षण बल कैपिटल एफ तथा अब लंबी प्रतिक्रिया कैपिटल आर। आप पूछोगे अब लंबी प्रतिक्रिया क्या होती है, आप सामने देखो, पिंड का भार किधर, नीचे mg। पिंड क्या कर रहा है, mg बल से मेज के तल को नीचे दबा रहा है, और मेज का तल क्या करेगा, पिंड पे ऊपर की ओर बल लगाएगा कैपिटल आर। और आप भी जानते हो परिमाण में आर और mg दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आर आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, अब लंबी प्रतिक्रिया, इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब आप आगे देखना, तो सीमांत घर्षण बल कैपिटल एफ और अब लंबी प्रतिक्रिया कैपिटल आर का अनुपात सदैव नियत होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, और किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। तो आप यहां पे देखना, म्यू दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ क्या है, सीमांत घर्षण बल, और आर क्या है, अब लंबी प्रतिक्रिया आर। तो इस प्रकार से एफ को यहां पे रोक लो, इसको ट्रांसफर करो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर। और जहां पे आर बराबर क्या होता है, एमजी। तो अगर आप चाहो तो एफ बराबर क्या, म्यू इंटू एमजी भी लिख सकते हो। फिलहाल आप आगे देख रहे हो, एफ बराबर क्या, म्यू आर निकला। अच्छा, जहां पे म्यू क्या घर्षण गुणांक है, और घर्षण गुणांक का मान 0 से लेके 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। अगर आदर्श चिकना पिंड है जो कि पूरे ब्रह्मांड में कोई होता ही नहीं, तो उसके लिए म्यू का मान कितना होगा, 0। और अगर आदर्श खुरदरा पिंड है जो कि ब्रह्मांड में कोई होता ही नहीं, तो उसके लिए म्यू का मान कितना हो जाएगा, 1। और बाकी जितने भी पिंड होंगे
सबके लिए इसका मान क्या 0 से 1 के बीच में होगा, निश्चित रूप से 0 पॉइंट समथिंग होगा। अलग अलग पिंडों के लिए अलग अलग जो भी होगा इसका मान क्या होगा, नियत होगा। आपने देखा। अब इसके बाद फिर तीसरा नियम सीमांत घर्षण का। घर्षण बल पिंडों के पदार्थ पर तथा संपर्क पृष्ठों की रुक्षता पर निर्भर करता है। रुक्षता मीन्स क्या, खुरदरापन। सीधी सी बात, ज्यादा खुरदरा होगा तो घर्षण बल ज्यादा कार्य करेगा, कम खुरदरा होगा घर्षण बल कम कार्य करेगा। रुक्षता मीन्स यहाँ पे क्या, रफनेस मतलब खुरदरापन, ठीक है। अच्छा, पिंडों के पदार्थ पर निर्भर करता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दें, आप देखना इसमें सबके घर में रोटी बनती है, आपके यहाँ भी बनती है। रोटी बनाने के लिए क्या, आटा गूंथा जाता है, ठीक है। गूंथे हुए आटे को किसी रफ सरफेस पे रख के अगर चलाएं बहुत मुश्किल होगी, वहां पे एकदम से वहां पे क्या चिपक से जाएगा वहां, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहां पे देखना कि मतलब पिंडों के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ किस टाइप का, सॉफ्ट है या ज्यादा हार्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार से हमने सीमांत घर्षण के 3 नियम देखे। अब उसके बाद गतिक घर्षण पे आते हैं। गतिक घर्षण के नियम में आप देखना 3 नियम इसमें भी। पहला, अपेक्षित गति के दौरान घर्षण बल की दिशा सदैव पिंड के गति की दिशा के ठीक विपरीत होती है। सिंपल सा, ये तो सब सारे घर्षण में आप देख रहे हो, जिधर अपेक्षित गति होगी या कराने का प्रयास होगा उसके उल्टी दिशा में घर्षण कार्य करेगा। देखो फिर दूसरा नियम आप देखना, अपेक्षित गति के दौरान सीमांत घर्षण के सभी नियम सत्य होते हैं, लेकिन सीमांत घर्षण गुणांक जिसको आप म्यूएस से लिखोगे, म्यूएस से क्यों लिखोगे, स्टैटिकल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो सीमांत घर्षण गुणांक म्यूएस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी तुलना में गतिक घर्षण गुणांक म्यूके का मान क्या होगा, कम होगा। और इसीलिए गतिक घर्षण बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। किससे, सीमांत घर्षण बल से। उसी बात को दूसरे नियम में कहा गया। अब तीसरे नियम में फिर आप देखना, साधारण गतियों के दौरान गतिक घर्षण गुणांक या गतिक घर्षण बल का मान क्या होता है, अचर रहता है। अगर नॉर्मल मोशन में आपका मतलब मूवमेंट हो रहा है तो उसमें गतिक घर्षण बल का मान क्या होगा, नियत होगा लगभग, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गई तो गतिक घर्षण बल का मान क्या होगा, कुछ घट जाएगा। ये सामने आप देख रहे हो बोर्ड पे जितना भी है, हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में आप इसका नोट्स बना सकते हो। फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण से जुड़ी कुछ और भौतिक राशियां जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। हम लेते हैं घर्षण कोण, फ्रिक्शन एंगल, ठीक। आप देखना, सीमांत घर्षण बल तथा अविलंबी प्रतिक्रिया कैपिटल आर के परिणामी को हम परिणामी प्रतिक्रिया कहते हैं। अभी हम समझाते हैं परिणामी प्रतिक्रिया को बोलते हैं, ठीक है। और परिणामी प्रतिक्रिया जो कैपिटल एस से इसको लिखते हैं, ये अविलंबी प्रतिक्रिया कैपिटल आर से जो भी कोण बनाएगा उसी कोण को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। एक डायग्राम आप देखना, अभी इसके पहले आपने समझा था, ये कोई हमने पिंड लिया, डोरी यहाँ पे बंधी हुई है। अभी आपने समझा, इसके पहले हमने 1 न्यूटन का बल लगाया तो क्या पिंड नहीं चला, इसका मतलब कि घर्षण बल कितना, 1 न्यूटन हो गया। 2 लगाया नहीं चला, घर्षण बल कितना, 2 न्यूटन हो गया। 3 लगाया नहीं चला, घर्षण बल कितना, 3 न्यूटन हो गया। फिर आपने सोचा कि वो 3 हो ही गया है, ला चुपके से इसको हम ढाई कर दें तो शायद उधर ही चलना शुरू कर दें, असंभव है। इसका मतलब जितने चुपके से आप इसको यहाँ पे 3 से ढाई करोगे उतने चुपके से ये भी आपका 3 से ढाई हो गया, ठीक। इस प्रकार लगाते गए आपने देखा, जब 5 न्यूटन का बल लगाया तो पिंड चला तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल चल देने ही वाला था। चल देने ही वाला था का मतलब यहां पे क्या, उस समय जो घर्षण कार्य करेगा उसको आप क्या बोलोगे, सीमांत घर्षण या चरम घर्षण या इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उससे तनिक से अधिक लगाया, सरकना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, ठीक। तो एक बात आप देख रहे हो, आप देखो, आप जो बल इधर लगा रहे हो उसकी प्रतिक्रिया इधर हो रही है, और पिंड का भार W बराबर mg का नीचे कार्य कर रहा है, तो इसकी प्रतिक्रिया किधर, ऊपर है। तो ये भी प्रतिक्रिया, ये भी प्रतिक्रिया, इन दोनों प्रतिक्रियाओं का परिणामी आप जानते हो वेक्टर आपने पढ़ा है। कैसे परिणामी निकालेंगे, आप जानते हो कि यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं 2 वेक्टरों को परिमाण दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण दिशा में उनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होता है, ठीक। यह भी प्रतिक्रिया है किसकी, P की। ना आप P लगाते न घर्षण बल कार्य करता। और ये किसकी प्रतिक्रिया है, W बराबर mg की। ना W बराबर mg होता तो ना आपका R होता, तो ये भी प्रतिक्रिया है, ये भी प्रतिक्रिया है। और दोनों प्रतिक्रियाओं के परिणामी को हम क्या बोलेंगे, परिणामी प्रतिक्रिया। और किससे लिखेंगे, S से। कैसे निकाला जाए, आप देखना, पहले हम समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे, आप देखना ऐसे ये, और उसके बाद फिर यहां पे ऐसे ही है, ठीक। चतुर्भुज पूरा हो गया। अब आप देख रहे हो इस बिंदु पर लगने वाले 2 बलों को या 2 वेक्टरों को परिमाण व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया गया, तो इनका परिणामी जो आपका है वो इसके बीच से ये गुजरा, ऐसे ऐसे, इसको आप कहोगे वेक्टर S, ठीक। इसी को परिणामी प्रतिक्रिया कहते हो। क्यों, क्योंकि ये भी प्रतिक्रिया है किसकी, W बराबर mg की। ये प्रतिक्रिया किसका, P का। तो ये भी प्रतिक्रिया, ये भी प्रतिक्रिया, और दोनों प्रतिक्रियाओं का परिणामी, तो क्या परिणामी प्रतिक्रिया, ठीक। और ये परिणामी प्रतिक्रिया S अविलंबी प्रतिक्रिया R से जो भी कोण बनाएगा, ये इसी को आप क्या कहते हो, घर्षण कोण। वही परिभाषा ऊपर लिखी गई,
सबसे पहले ऊपर लिखा गया सीमांत घर्षण बल Fs, मतलब ये, तथा अवलंबी प्रतिक्रिया कैपिटल R, मतलब ये कि परिणामी को परिणामी प्रतिक्रिया कहते हैं, S से व्यक्त करते हैं, ये परिणामी प्रतिक्रिया हो गई। और फिर नीचे देखो ये परिणामी प्रतिक्रिया S अवलंबी प्रतिक्रिया R से जो भी कोण बनाएगा उस कोण को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण, ये आपका थीटा हो गया। ठीक, ये तो डायग्राम से आपने देखा समझा घर्षण कोण होता क्या चीज है। अच्छा, फिर आप आगे देखना, ये परिणामी प्रतिक्रिया S है। आप जानते हो जिस भुजा से कोण बनता भुजा आधार भुजा कहलाती हमेशा कॉस में होती है। ठीक, एस का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एस कॉस थीटा, जो कि बराबर क्या हो जाएगा आर, और एस का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एस साइन थीटा, जो कि बराबर क्या हो जाएगा एफ एस, और एफ एस बराबर क्या होता है म्यू एस इंटू आर। ठीक, तो आप आगे देखना, एस का इधर की तरफ घटक क्या हुआ, एस कॉस थीटा, जो कि बराबर क्या हो जाएगा आर। आप देखो एस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर, और एस का इधर की तरफ घटक क्या होगा, एस साइन थीटा, जो कि बराबर क्या हो जाएगा एफ एस, और बराबर क्या होता है म्यू आर। तो आप देखो एस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक, अब आप आगे देखना, यहां पे एस कॉस थीटा बराबर आर, एस साइन थीटा बराबर म्यू आर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लिया। हम दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायर करें फिर दोनों को ऐड कर दें। आप देखो वर्क करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे एस कॉस थीटा, एस कॉस साइन थीटा, तो एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आर स्क्वायर प्लस म्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक, फिर एस स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो गया। ठीक, आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो एस स्क्वायर फिर यहाँ पे 1 और दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस प्रकार से बोथ साइड आप यहाँ पे रूट ले लो, तो एस स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या एस हो गया, और यहाँ पे रूट लोगे तो आर स्क्वायर की जगह पे आर हो गया, ये पूरा रूट में आ गया। परिणामी प्रतिक्रिया एस का मान निकला है, एस बराबर कितना कैपिटल आर, और रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये परिणामी प्रतिक्रिया निकालने का फार्मूला आपको मिल गया। और साथ ही साथ आप देखना घर्षण कोण कैसे निकलेगा। अभी आप देखो साइन आपका इक्वेशन सेकंड में लिखा है, कॉस इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड कर दें। आप देखो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो आप जानते हो एस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू आर, एस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर, दोनों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक, तो जब दोनों को आप डिवाइड करोगे यहाँ पे आप देखना, तो एस से एस कैंसिल, ठीक, और आर से आर कैंसिल। आप देखना एस से एस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या टेन थीटा, और आर से आर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या हुआ म्यू, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो गया म्यू। आप यूं भी कह सकते हो कि घर्षण कोण मतलब थीटा की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या मतलब क्या टेंजेंट, टेंड, तो घर्षण कोण की स्पर्शज्या सदैव घर्षण गुणांक को व्यक्त करता है, या घर्षण गुणांक सदैव घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। एक जानकारी आपको मिली यहाँ पे। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं किसी आनत तल पर घर्षण। देखो आनत तल मतलब क्या, तिरछा तल, झुका हुआ तल। ठीक है, नत मीन्स क्या, झुकना, जो कहते हैं नत मस्तक हो गए, मतलब अपनी खोपड़ी उन्होंने क्या झुका ली। ठीक है, तो आनत तल मतलब झुका हुआ तल, तिरछा तल, उस पर कोई वस्तु रखा है और उसमें घर्षण किस प्रकार कार्य करेगा, कौन सा फार्मूला उस पर लगेगा, आप ये देखने जा रहे हो। आप देखना इसमें, ये कोई तिरछा तल है, झुका हुआ तल है, आप देख रहे हो, झुकाव कोण कितना है अल्फा, तल का झुकाव कोण कितना अल्फा। ठीक है, और इसमें कोई वस्तु रखा हुआ है, और मान लो कि ये वस्तु सीमांत संतुलन की दशा में है। देखो सीमांत संतुलन का मतलब क्या, सरक नहीं रहा है, लेकिन बिल्कुल सरकने ही वाला है, बस अब सरका की तब सरका, लेकिन सरका नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, सीमांत संतुलन की अवस्था, बिल्कुल सरकने ही वाला है। ठीक है, तो आप जानते हो वस्तु इस पर रखा है, बिल्कुल सरकने ही वाला है, मतलब सीमांत संतुलन की दशा में है। ऐसी कंडीशन में आप जानते हो वस्तु कोई भी हो, उसका भार हमेशा किधर कार्य करेगा, डब्ल्यू, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक, अच्छा आप ये भी जानते हो जिस तल पे रखा होगा तल हमेशा प्रतिक्रिया अपने तल के अभिलंबवत लगाती है। ठीक है, तो आप जानते हो तल यहाँ पे तिरछा है, तो प्रतिक्रिया किधर कार्य करेगी, तिरछा इधर कार्य करेगी। ठीक, अगर तल ऐसे होता तो प्रतिक्रिया ठीक ऊपर ऐसे कार्य करती, तल 10 डिग्री ऊपर उठा तो प्रतिक्रिया 10 डिग्री आपका इधर घूम गई, तल 20 डिग्री ऊपर उठा प्रतिक्रिया 20 डिग्री इधर घूम गई, तल अल्फा आपका इधर घूमा तो आपका जानते हो प्रतिक्रिया आपका अल्फा वर्टिकल से, आप देखना इसमें ये वर्टिकल है ऐसे, ये ऐसे वर्टिकल, तो आप जानते हो अल्फा से आप यहाँ पे देखना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिक्रिया आपके यहाँ प्रतिक्रियात्मक बल कैपिटल आ रहा है, ये वर्टिकल से अल्फा डिग्री घूम गया। ठीक, अब आप आगे देखना, सुनो, अगर ये एंगल अल्फा है तो निश्चित रूप से ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में डब्ल्यू आपका इधर है, ये एंगल कितना अल्फा। ठीक, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, जिस भुजा से कोण बनता भुजाधार भुजा कहलाती हमेशा कॉस में होती है। डब्ल्यू का इधर की तरफ घटक क्या होगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, और उसी प्रकार डब्ल्यू का इधर की तरफ घटक क्या होगा, डब्ल्यू साइन अल्फा। आप जानते हो डब्ल्यू साइन अल्फा उसको बैलेंस करेगा कौन, एफ एस बराबर क्या म्यू आर, घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। ठीक, और डब्ल्यू कॉस अल्फा, ठीक है, ये बैलेंस होगा किससे, आर से। तो आप यूं कह सकते हो डब्ल्यू कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
और W sin अल्फा दैट इज इक्वल टू FS दैट इज इक्वल टू म्यू आर, ये आपका W sin अल्फा दैट इज इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड को, यहां पे साइन है ना, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। अब देखो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर W sin अल्फा दैट इज इक्वल टू म्यू आर और W cos अल्फा दैट इज इक्वल टू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन बटे cos बराबर क्या tan, और यहाँ पे क्या म्यू, इस प्रकार से आपका निकला tan अल्फा दैट इज इक्वल टू म्यू। ठीक, अच्छा हम जानते हैं, अभी तुरंत आपने देखा म्यू बराबर क्या होता है tan थीटा, अभी आपने तुरंत पढ़ा म्यू बराबर क्या tan थीटा, या tan थीटा बराबर क्या म्यू। ठीक, आप आगे चलो, तो यहाँ पे जब म्यू निकला और म्यू बराबर हम जानते हैं पहले से कि म्यू बराबर क्या tan थीटा, तो सब दोनों को मिलाओ, तो यहाँ पे क्या निकलेगा tan अल्फा दैट इज इक्वल टू म्यू और दैट इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि आप यूं कह सकते हो tan अल्फा बराबर क्या tan थीटा। ठीक, दोनों पक्षों के कोणों की तुलना कर दो, तो इस प्रकार से क्या निकलेगा, अल्फा बराबर थीटा या थीटा बराबर अल्फा। आप यूं कह सकते हो अगर कोई पिंड किसी अनंत तल पर है, झुके हुए तल पर है, तो ऐसी दशा में जो उसका झुकाव कोण होगा यानी अल्फा, ठीक है, वो आपका हमेशा घर्षण कोण थीटा के बराबर होगा। इस प्रकार से अपने अनंत तल पर घर्षण भी आपने देख लिया। देखो अगर आपसे पूछें कि बताओ घर्षण से आपको लाभ है कि हानि है, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज, अक्सर लोग कहेंगे घर्षण से नुकसान है हानि है, ऐसा नहीं है। देखो घर्षण से हमको लाभ भी है और हानि भी है। अब आप भी सोचोगे ये क्या लाभ भी है और हानि भी है, हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं। अब आप देखना, पहले लाभ का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आप सुनो, आप मान लो जा रहे हो, आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, आप धड़ाम से वहीं पे गिर पड़ते हो। देखो केले का छिलका आने से फ्रिक्शन घर्षण और बढ़ गया कि घट गया, घट गया। अब आप इमेजिन करो घर्षण केवल घटा और आप गिर पड़े, तो घर्षण अगर शून्य हो तो क्या कदम भी आगे चल पाओगे, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि चलने के लिए घर्षण का होना अनिवार्य है। हमारे पैर के तलवों और जमीन के बीच में जब घर्षण बल कार्य करता है, उसी घर्षण बल के कारण ही हम आपका जमीन पे वहां पे क्या चल पाते हैं। एक जीके का क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पहाड़ों पर सर्दियों पे जब बर्फबारी होती है, सड़कों पर भी बर्फ जम जाती है, तो वहां पर भी नगर महापालिका की गाड़ी आती है और जानते हो सड़कों पर जो रास्ते होते हैं वहां पर रेत गिराते हुए चलती है। इसीलिए कि जब रेत गिराते हुए चलेगी वहां पे, आप जानते हो बर्फ जम गई है, उसमें चलना मुश्किल है, तो रेत गिरा के वहां पे आप जानते हो थोड़ा उसको सरफेस को खुरदरा बनाते हैं, जिससे कि पर्याप्त घर्षण बल वहां पे जब लोग चलें या गाड़ी वहां पे चलाएं, किसी प्रकार चलें तो वहां पे कार्य करें। ठीक, तो आप यूं कह सकते हो कि चलने के लिए घर्षण का होना जरूरी है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, या फिर आपको बताएं दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा एडवांटेज आपको दें, दीवार पे आप कील ठोकते हो, ठीक, आप कील ठोकते गए ठोकते गए ठोकते गए, कील अंदर घुस गई, अब वो कील बाहर नहीं निकल रही है। आप जानते हो जिस रास्ते से अंदर गई है वो आसानी से बाहर नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि आप जानते हो कील की जो सरफेस है और दीवार में जो होल बना उसके बीच में वहां पे क्या फ्रिक्शन, आपका घर्षण कार्य करता है और घर्षण कील को बाहर निकलने से रोकता है। और कील में इतनी ताकत होती है कि आप सामान्य बोझा भी आपके कील के ऊपर वहां पे टांग देते हो, उसको लटकाए रहता है, टांगे रहता है, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। आपने उसका क्या एडवांटेज आपने देखा। ठीक, या फिर आपको बताएं गाड़ी लेके आप जा रहे हो, स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटी आप चला रहे हो, अचानक रास्ते में सामने कुछ दिखाई पड़ गया सड़क पे, अब आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाने से साइकिल का जो रिम होता है, रबर का गुटका होता है, जाके रिम पे क्या सट जाता है, वहां पे क्या फ्रिक्शन घर्षण कार्य करता है और घर्षण के कारण ही आप दुर्घटना से बच जाते हो। आप इमेजिन करो अगर वो ब्रेक आपको हम निकलवा दें, रबर का जो गुटका है ना जो जाके रिम में जाके आपके चिपक जाता है, अगर उसको हम हटवा दें, आप अगर जाओ सामने कुछ दिखाई पड़े, आप ब्रेक लगाओ, क्या आप रुक पाओगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सब घर्षण के वहां पे क्या एडवांटेज आप देख रहे हो, घर्षण के लाभ देख रहे हो। आपने देखा होगा तमाम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। कहां तक आपको एग्जांपल बताएं, माचिस की तीली आप ले लो, ठीक, आप उसको किसी सरफेस पे उसको तीली को रगड़ दो, जैसे आप रगड़ते हो वहां पे क्या आग जल जाती है, आग लग जाती है वहां पे। आप जानते हो फ्रिक्शन से वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या, वहां पे फ्रिक्शन से वहां पे क्या गर्मी पैदा हुई, हीट उत्पन्न हुआ, ठीक है, और उस हीट ने क्या किया, तीली के आगे जो हम बारूद की टिप पे जो बारूद लगा हुआ उसको उसने क्या किया, जला दिया। ठीक, और आप जानते हो माचिस की तीली जल गई, आपने वहां पे लाभ उठाया। तो ये सब आप घर्षण के लाभ देख रहे थे। पिक्चर में तो आपने देखा होगा माचिस की तीली लेके किसी गंजे की खोपड़ी पे भी लगा दिया तो आग जल गई वहां पे। ठीक है, ये तो खैर हंसी मजाक की बातें हुई आपका। ठीक है, ये हम आपको क्या एडवांटेज उसका दिखा रहे थे, घर्षण का लाभ दिखा रहे थे। अब हम आते हैं घर्षण के हानि पे आते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है, हानि भी है। घर्षण के कारण ही जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं आपके, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे जीप हो, चाहे कार हो, उसके जो इंजन है, इंजन को जो भी पावर हम देते हैं डीजल पेट्रोल के माध्यम से, उसका लगभग 20% भाग केवल घर्षण का विरोध करने में ही खर्च हो जाता है। अब 20 कोई फिक्स नहीं है, किसी में 22, किसी में 25, किसी में 26 भी होता है, किसी में 18 भी होता है। मतलब एक हमने औसत एवरेज वैल्यू बताई कि लगभग 20% आपका जो भी एनर्जी हम डीजल पेट्रोल के माध्यम से उसको देते हैं, उसका 20% आपका ऊर्जा लगभग, ठीक है, ये आपका घर्षण का विरोध करने में खर्च हो जाता है। ठीक है,
और आपको बताएं इसका डिसएडवांटेज, कोई भी मशीनरी है आप यूज करते हो, यूज करते करते उसके पार्ट वहां पे क्या घिस जाते हैं, और जब घिस जाते हैं सही से काम नहीं करते हैं तो जो पार्ट ज्यादा घिस जाता है उसको क्या बदलवाना पड़ता है, उसमें भी अच्छा खासा धन का व्यय होता है। ठीक, आप साइकिल चलाते हो, जहां 2-4 हफ्ते या 1-2 महीना बीता, आप कहते हो साइकिल बहुत भारी चल रही है। भारी चलने का मतलब क्या, फ्रिक्शन, घर्षण वहां पे क्या बहुत ज्यादा कार्य करता है। अब आप दुकान पे गए, दुकानदार को आपने कहा कि भाई गाड़ी की आप सर्विसिंग कर दो, साइकिल की सर्विसिंग कर दो, लुब्रिकेंट उसमें डाल दो। लुब्रिकेंट मतलब वहां पे ना उसके अंदर आपका वहां पे क्या मोबिल डाल दो, जगह जगह पे पार्ट जो घिसने वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो आप जानते हो लुब्रिकेंट जिसको स्नेहन भी कहते हैं हिंदी में, आप जानते हो डालेगा, 10-5 रुपए आपसे लेगा, आपका उसमें क्या पैसा भी आपका व्यय हुआ। अगर घर्षण ना होता तो काहे को साइकिल भारी चलती, काहे को साइकिल की या गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती, और काहे को उसमें लुब्रिकेंट डलवाना पड़ता, वो भी आपकी बचत होती है। ये भी प्रकार से आप नुकसान देख रहे हो। या आपको नुकसान आपको होता है, दिवाली में पटाखा आप सभी लोग दगाते हो, पटाखे की जो फैक्ट्री होती है, अक्सर आप पेपर में पढ़ते होंगे, दिवाली के मौसम के आसपास या उसके पहले, ठीक है, पटाखे फैक्ट्री में आग लग गई। अक्सर पटाखे की फैक्ट्री में आग क्यों लग जाती है, आप जानते हो उनका काम ही है बारूद। हर पटाखे में बारूद होता है, ढेर सारा इकट्ठा सा बारूद उन्होंने मंगवाया, मान लो किसी बोरे में रखा हुआ है, ठीक है, और मान लो कोई रॉ हैंड किसी लेबर को बुलाया काम कराने के लिए, और लेबर से बोला कि बारूद की ढेरी पूरी उठा लाओ, वो नहीं जानता है, वो समझेगा कौन उठा के लेके चले, बारूद की ढेरी को घसीट के लेके चलना शुरू कर दिया। अब आप बताओ, माचिस की तीली को खाली रगड़ा था, आग लग गई थी, और बारूद की पूरी जो बोरी है उसको घसीट के अगर लेके आएगा, क्या होगा, पूरा पूरा आपका फैक्ट्री वहां पे ध्वस्त हो जाएगी। ये सब फ्रिक्शन के आप नुकसान देख रहे हो। ठीक है, तो आपने देखा घर्षण से हमको क्या लाभ भी है और घर्षण से हमको हानि भी है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, बताओ अगले चक्के पे घर्षण बल किधर लगेगा, पिछले चक्के पे घर्षण बल किधर लगेगा। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि कंपटीशन के क्वेश्चन आपके आसानी से आप सॉल्व कर सको। वहां पर बस केवल आपको सीधे टिक लगाना रहेगा, तो आपको सही आंसर पे आप टिक लगा सको। ध्यान से सुनना, इसका मैकेनिज्म क्या है। आप सुनो, कोई भी गाड़ी है, हर गाड़ी में क्या पहिया होता है, आपका साइकिल है, साइकिल में भी पहिया आगे पीछे, कार है उसमें भी पहिया होता है आगे पीछे, रेलगाड़ी चलती है उसमें भी तमामों पहिए लगे होते हैं। ठीक है, हर वाहन में आपका पहिया लगा होता है, हवाई जहाज भी आपका नीचे लैंड करता है, नीचे पहिया उसमें लगा होता है। ठीक है, देखो पहिए के नाम पे आपको समझाएं, ये पहिया है, मान लो, समझना है केवल, मान लो पहिया है। ठीक है, इस पहिए को चलाने का 2 तरीका, ये पहिए का सेंटर है, सेंटर पे हम अगर कोई होल कर दें और होल करके, ठीक है, कोई रॉड पहना दें और रॉड को आगे की ओर घसीटें, तो निश्चित रूप से पहिया नाचते हुए इस प्रकार से और आपका आगे बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, तो अगर आपका पहिए के सेंटर पे हमने कोई होल करके कोई रॉड पहना दिया और उसका उस रॉड पे अगर ताकत लगाते हैं आगे की ओर, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में इस पे फ्रिक्शन या घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि आप जानते हो सेंटर पे हम बल लगा रहे हो, किधर क्यों लगा रहे हैं, इधर की ओर, हम इधर की ओर चलाना चाह रहे हैं, जिधर की ओर हम गति कराने का प्रयास करेंगे घर्षण बल उसके उल्टी दिशा में कार्य करता है। तो सीधी सी बात, अगर आप किसी भी पहिए के धुरे पे, अगर आप इसको धुरा कह सकते हो, ठीक है, धुरे पे अगर आप बल लगाते हो तो जिधर आप बल लगाओगे धुरे पे, ठीक है, घर्षण बल उसके उल्टी दिशा में कार्य करेगा। और वहीं पे पहिए को अगर आप घुमाने का प्रयास करते हो, देखना इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले हमने धुरे पे केवल बल लगा के धुरे को आगे खींचा था, तो धुरे को आगे खींचेंगे तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर। और अगर धुरे को हम नचाते हैं, घुमाते हैं, तो धुरे को घुमाते समय, जैसे मान लो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रेशर लगा के, यहाँ पे बलाघूर्ण लगा के, ठीक है, हम इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो अगर इसको घुमाएंगे तो जिसमें आप जानते हो पहिए का जो भी हिस्सा सड़क के नीचे के संपर्क में आएगा, तो हम इसको अगर बलपूर्वक घुमा रहे हैं तो जो हिस्सा सड़क के संपर्क में आएगा वो बलपूर्वक किधर जाएगा, पीछे की ओर। ठीक, जैसे आपको समझाएं, हमने इस पे कोई निशान लगा दिया, आप देखना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने ऐसे निशान लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब इसको हमने हाथ में पकड़ा, अब आप देखो बलपूर्वक अगर घुमाएं तो अब निशान पे ध्यान देना, ये निशान आपका नीचे आते आते जब निशान नीचे की ओर आया, क्योंकि हम बलपूर्वक तो घुमा रहे हैं, तो निशान बलपूर्वक किधर जाएगा, पीछे की ओर। और जब निशान बलपूर्वक पीछे की ओर जाएगा तो इस पर घर्षण बल किधर की ओर लगेगा, आगे की ओर। इस बात को जरा ध्यान से देखना। अब इसके पीछे क्या राज है उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले तो आप ये समझो, मान लो सड़क है और ये पहिया हमारे हाथ में है, ठीक है, आप देखना, अगर हम धुरे पे बल लगाते हैं और धुरे को आगे घसीटते हैं और पहिया थोड़ा सा हल्का नाचते हुए आगे जाता है, तो अगर धुरे पे बल हम आगे की ओर लगाएंगे तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की ओर। लेकिन अगर हम यहाँ पे पहिए को अगर हम घुमाते हैं बलपूर्वक, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो पहिए का जो हिस्सा सड़क के संपर्क में आएगा, तो जिस समय सड़क के संपर्क में आएगा हम बलपूर्वक घुमा रहे हैं, तो हिस्सा बलपूर्वक पीछे की तरफ जाएगा और उस समय घर्षण बल किधर की ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा। इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, आपको समझाएं। सड़क पे तमामों गाड़ियां दौड़ती हैं, अलग अलग कंपनी गाड़ी बनाती है, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं। देखो, मारुति कंपनी की जितनी भी गाड़ियां होती हैं, वो चाहे जो मॉडल हो, उनकी विशेषता है कि उनके अगले दोनों चक्के वो इंजन से जुड़े होते हैं और पिछले दोनों चक्के फ्री होते हैं। और मारुति कंपनी छोड़ के बाकी जितनी कंपनियां, उनकी जो गाड़ी होती है उसमें इसका उल्टा होता है, मतलब पिछले चक्के इंजन से जुड़े होते हैं, अगले चक्के क्या होते हैं, फ्री होते हैं।
अच्छा, इसके पहले आपको समझाएं, आप साइकिल सभी लोगों ने चलाया हुआ है, साइकिल हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हो, ठीक है। साइकिल में अगला चक्का पिछला चक्का, जब साइकिल हम चला रहे होते हैं, पैडल पे ताकत लगा रहे होते हैं, तो वो ताकत जानते हो चैन के माध्यम से ट्रांसफर होती है किस पहिए पे, पिछले पहिए पे। तो पिछले पहिए को हम घुमाने का प्रयास करते हैं, और पिछले पहिए को घुमाने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हो भी, आपने देखा जब बलपूर्वक पिछला पहिया घूमेगा तो पिछले पहिए का जो हिस्सा सड़क के संपर्क में आएगा वो बलपूर्वक आपका सड़क के संपर्क में आते ही पीछे की तरफ जाएगा, तो उस पर घर्षण बल किधर क्यों लगेगा, आगे की ओर, ठीक। और वहीं पे अगला चक्का आप देखना, वहीं पे अगला चक्का, तो अगले चक्के पे आप जानते हो धुरे पे हम बल लगाते हैं, ठीक। और धुरा आपका केवल आगे की तरफ जाता है, और जब धुरा आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो आप जानते हो अगले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर, ठीक। तो अगर हम आपसे कहें कि आप साइकिल चला रहे हो, पैडल पे आप बल लगा रहे हो, साइकिल बढ़ते हुए वेग से आगे जा रही है, बताओ अगले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, तो अगले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर, ठीक। और अगर आप पैडल पे ताकत लगा रहे हो, ठीक, तो उस समय आपका यहाँ पे क्या होगा कि पिछला चक्का बलपूर्वक घूम रहा है, और जब बलपूर्वक घूमेगा तो जो हिस्सा सड़क के संपर्क में आएगा बलपूर्वक पीछे की तरफ जाएगा, तो उस पर घर्षण बल किधर लगेगा, आगे की ओर। और यही घर्षण बल क्या करता है, साइकिल को आगे की ओर बढ़ाता है। और आपको समझाएं, और साइकिल को मान लो अपने स्पीड पकड़ा दिया, अक्सर होता है सड़क पे गए, स्पीड पकड़ा दिया, कुछ देर आप थोड़ा सा राहत महसूस करते हो, पैडल पे बल नहीं लगाते हो, और जब पैडल पे बल नहीं लगाओगे, ठीक है, तो अब जब पिछले चक्के पे चैन के माध्यम से कोई बल ट्रांसफर नहीं होगा, उस अवस्था में अगले चक्के और पिछले चक्के दोनों पर घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर कार्य करेगा, ठीक। अब हम आते हैं, अभी हमने आपको जानकारी दी मारुति कंपनी की जितनी भी गाड़ियां होती हैं सब में अगले चक्के इंजन से जुड़े होते हैं और पिछले चक्के फ्री होते हैं, ठीक। तो मान लो कोई ड्राइवर है, मारुति कंपनी की कोई भी गाड़ी या कोई भी मॉडल चला रहा है, और एक्सीलरेटर पे उसने पैर रखा हुआ है, ठीक है, गाड़ी बढ़ते हुए वेग से आगे जा रही है, तो अगर बढ़ते हुए वेग से आगे जा रही है इसका मतलब क्या हुआ कि अगला चक्का इंजन से जुड़ा हुआ है, वो बलपूर्वक घूम रहा है और पिछला चक्का फ्री है। तो अगर वो एक्सीलरेटर पे पैर रखे हुए स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी बढ़ते हुए स्पीड से जा रही है, तो अगले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, आगे की ओर, और पिछले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर। और वहीं पे ड्राइवर अगर गाड़ी को न्यूट्रल में कर दे, न्यूट्रल में करने का मतलब क्या कि पहियों का इंजन से संपर्क छूट गया, तो ऐसी दशा में अगला चक्का पिछला चक्का दोनों पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर कार्य करेगा। और मारुति छोड़ के कोई भी और कंपनी है, वो चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, अब यहाँ पे कंपनी का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बस मारुति छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी अगर है, ठीक है, इसमें इसका उल्टा होता है, पिछले चक्के इंजन से जुड़े होते हैं, अगले चक्के फ्री होते हैं, ठीक। तो मान लो किसी कंपनी का हमने नाम लिया, मान लो टाटा कंपनी की कोई गाड़ी है, महिंद्रा की कोई गाड़ी है, ड्राइवर उसको चला रहा है, बढ़ते हुए स्पीड से चला रहा है, एक्सीलरेटर पे पैर रखे हुए, गाड़ी बढ़ते हुए स्पीड से आगे जा रही है, तो बताओ पिछले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा और अगले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, ठीक। तो क्योंकि पिछला चक्का इंजन से जुड़ा हुआ बलपूर्वक घूम रहा है, तो पिछले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, आगे की ओर, और अगले चक्के पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर। और वहीं पे अगर ड्राइवर महिंद्रा या टाटा का जो भी ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, अगर स्पीड पकड़ाने के बाद गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दे, न्यूट्रल में डालने का मतलब क्या हुआ कि इंजन से पहियों का संपर्क हट गया, अभी भी गाड़ी चल रही है, तो अब जानते हो उसका अगला या पिछला कोई भी चक्का बलपूर्वक घूम नहीं रहा है, ऐसी दशा में उसके दोनों चक्कों पे घर्षण बल किधर कार्य करेगा, पीछे की ओर। और यही कारण चलते चलते कुछ दूर बाद आपका गाड़ी वहां पे क्या रुक भी जाएगी। इस प्रकार से आपने पूरे चैप्टर को आपने देखा, घर्षण चैप्टर को आपने देखा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे इस वीडियो के लिंक को आप जरूर शेयर करना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और बेहतर हम आपके लिए कर पाएंगे। और इंटरमीडिएट फिजिक्स का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।